हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 5। गौरी से बात करते हुए मुन्ना को सामने से किसी ने टक्कर मारी और उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे जा गिरा। मुन्ना ने गुस्से से सामने देखा। मुन्ना के सामने खड़ा भूषण खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रहा था। मुन्ना कुछ कहता इससे पहले भूषण ने आगे बढ़कर उसका टूटा हुआ फोन उठाया और उसके टुकड़े को इकट्ठा कर मुन्ना की हथेली पर रखते हुए कहा, बड़ा कमजोर फोन है मुन्ना, एक हल्की सी टक्कर से बिखर गया। कहकर भूषण मुन्ना की थोड़ा और करीब आया, उसकी आंखों में देखकर गुस्से से कहा, और ऐसे ही तुम बिखरोगे जब मुझे बनारस का युवा नेता बनते देखोगे। कहकर भूषण पीछे हटा और हंसते हुए कहा, बनारस युवा नेता इलेक्शन का टिकट हमें मिल चुका है मुन्ना, अब हम दिखाएंगे बनारस में अपना भौकाल। वैसे भी अब मुरारी मिश्रा और मुरारी मिश्रा का भौकाल दोनों ठंडे पड़ चुके हैं। बनारस को जरूरत है अब एक गर्म खून की। तुम खैर मनाओ मुन्ना, जिस दिन युवा नेता बने ना, सबसे पहले तुम्हारा कर्ज सूद समेत चुकाएंगे। मुन्ना चुपचाप बिना कोई प्रतिक्रिया दिए खामोशी से भूषण की बात सुनता रहा। उसने अपने हाथ में रखे फोन के टुकड़ों को देखा और कहा, शेर की खाल ओढ़ लेने से लोमड़ शेर नहीं बन जाता भूषण। युवा नेता इलेक्शन का टिकट मिला है, अभी तुम इलेक्शन जीते नहीं हो, और अगर हमने जो इलेक्शन जीत लिया तो क्या करोगे मुन्ना? भूषण ने कठोरता से कहा। मुन्ना भूषण के करीब आया और उसकी आंखों में देखकर कहा, तो हम जो शहर छोड़ देंगे। सुनो रे, जो मुन्ना का कह रहा है, अगर हम युवा नेता इलेक्शन जीते तो ये बनारस छोड़ देंगे, ही तो मीठे पर और मीठा होगा वा। मतलब हम राजनीति में भी आएंगे और हमारे दुश्मन का पत्ता भी साफ, हमको मंजूर है मुन्ना। भूषण ने खुश होकर कहा। भूषण की बात सुनकर उसके साथ खड़ा रमेश और बाकी लड़के हंसने लगे। भूषण को खुश देखकर मुन्ना ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, और अगर तुम नहीं बन पाए तो हम तुम्हारे मुंह पर कालिक पोत कर तुम्हें बैल पर बैठाकर पूरे बनारस में तुम्हारा जुलूस निकालेंगे। मुन्ना की बात सुनकर भूषण के चेहरे से खुशी एकदम से गायब हो गई। रमेश मुन्ना के पास आया और कहा, मुन्ना गधे पर सुना था, फिर ये बैल पर काहे? मुन्ना रमेश की बात सुनकर उसकी तरफ पलटा और कहा, अब एक गधे को दूसरे गधे पर बैठाया तो गधा बुरा मान जाएगा, मिलते हैं। कहकर मुन्ना वहां से चला गया और भूषण गुस्से से मुन्ना को जाते हुए देखता रहा। मुन्ना जैसे ही आंखों से ओझल हुआ, रमेश ने कहा, वैसे कुछ भी कहो भूषण भैया, मुन्ना भैया का एटीट्यूड बवाल है, साला कुछ भी कहे सीधा दिल पे लगता है। रमेश के मुंह से मुन्ना की तारीफ सुनकर भूषण ने रमेश के सर पर एक चपत मारी और कहा, साले खाते हमरा हो और गुणगान मुन्ना के, खाल उधेड़ लेंगे समझे, अब चलो यहाँ से। रमेश ने झेंपते हुए अपना सर हिलाया और भूषण के साथ वहां से निकल गया। घाट से निकलकर मुन्ना बाहर आया और सबके साथ घर के लिए निकल गया। नवीन का घर मुंबई। पिछले 10 मिनट से निशी और वंश घर के दरवाजे के बाहर खड़े थे और बैल बजाने के लिए एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। वंश ने निशी की तरफ देखा और कहा, हम ऐसे कब तक बाहर खड़े रहेंगे? बैल बजाओगी तभी तो कोई दरवाजा खोलेगा। तुम बजाओ ना, डैड घर आ गए होंगे, अगर उन्हें पता चला मैं तुम्हारे साथ अब तक बाहर हूं तो गुस्सा हो जाएंगी। निशी ने अपने नाखून चबाते हुए कहा, फिर नवीन का सामना करने से घबरा रही थी। वंश ने सुना और दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा, आज तुम्हारे डैड से फेस टू फेस बात करके ही जाऊंगा, मुझे जानना है आखिर उन्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है। आज मैं उन्हें साफ साफ बोल दूंगा कि निशी मेरी दोस्त है और उन्हें मेरे और निशी के साथ रहने से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। निशी ने सुना तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। निशी वंश को रोकती इससे पहले वंश ने बैल बजा दी। उसने 2-3 बार बैल बजाई और कुछ देर बाद दरवाजा नवीन ने खोला। वंश को सामने देखकर नवीन हैरान था, पर जब उसने वंश के पीछे खड़ी निशी को देखा तो उसकी हैरानी कठोरता में बदल गई और उसने कहा, तुम दोनों इस वक्त कहां से आ रहे हो? वो डैड, वो वंश और मैं। निशी ने इतना ही कहा कि वंश ने उसे साइड कर नवीन के सामने आकर कहा, निशी को छोड़िए, मुझसे बात कीजिए,
आखिर आपको मेरी प्यारी मासूम खूबसूरत हॉट निशी से प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों मेरी सिमरन जैसी निशी की जिंदगी के बाबूजी बने हुए हैं? उसे कहते क्यों नहीं कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। लिसन मिस्टर नवीन शर्मा, निशी वो बेकार उबाऊ बैंक की नौकरी करना नहीं चाहती। उसके अपने कुछ सपने हैं, इच्छाएं हैं। वो एक हीरोइन बनना चाहती है और अच्छी बात यह है कि वो मेरी हीरोइन बनना चाहती है, यानी मेरी। और आप एक टिपिकल विलन बाप की तरह इस लव स्टोरी के बीच में आ रहे हैं। बहुत हो चुकी आपकी मनमानी। मेरी प्यारी मासूम निशी ने 24 साल आपके जुल्म सहे हैं। अब मेरी निशी को परेशान करना बंद कीजिए आप। हेलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम इस वक्त निशी के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? नवीन ने कठोरता से कहा तो वंश की तंद्रा टूटी। उसे एहसास हुआ कि अभी जो कुछ उसने कहा वो बस उसकी अंतरात्मा की आवाज थी। असल में तो वह नवीन से कुछ कह ही नहीं पाया। वंश हक्का बक्का सा नवीन को देखती रहा। वंश को खामोश देखकर निशी ने उसे साइड किया और कहा, डैड, मैं कोचिंग से घर आ रही थी। रास्ते में वंश मिला तो उसने कहा कि ये घर छोड़ देगा। ठीक है, अंदर आओ, नवीन ने कहा तो निशी सर झुकाकर चुपचाप अंदर चली गई। वंश ने भी निशी के पीछे अंदर जाना चाहा तो नवीन ने उसे रोका और कहा, अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने सोचा इतनी दूर आ ही गया हूं तो क्यों ना आंटी के हाथों से बनी कॉफी पी लूं। वंश ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, क्योंकि नवीन के पीछे मेघना खड़ी थी जो कि अभी अभी बाहर आई थी। अरे वंश, तुम यहाँ कैसे? और तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ ना बेटा। मेघना वंश का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई और नवीन उसे कुछ नहीं कह पाया। वह एकदम से वंश को इग्नोर भी नहीं करना चाहता था। नवीन कुछ देर दरवाजे पर रुका और फिर अंदर चला आया। मेघना वंश को सोफे पर बैठने का कहकर किचन की तरफ चली गई। नवीन ने देखा वंश और निशी एक ही सोफे पर बैठे हैं तो नवीन उन दोनों के बीच आकर बैठा और निशी की तरफ गर्दन घुमाकर कहा, वंश बाहर से आया है, इसके लिए पानी लेकर आओ। हाँ बिल्कुल, निशी ने कहा और वहां से चली गई। निशी के जाते ही नवीन वंश की तरफ पलटा और धीमे स्वर में कहा, देखो वंश, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में निशी को फंसा लोगे तो मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा, समझे तुम? कहते हुए नवीन वंश पर लगभग झुक चुका था और बेचारा वंश अपनी सांसें रोके नवीन की बात समझने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसने नवीन को हटने का इशारा किया तो नवीन सीधा बैठ गया। वंश ने अपने सीने पर हाथ रखा और राहत की सांस लेकर कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है? नवीन ने वंश को घूरा और कहा, क्योंकि तुमसे मिलने के बाद निशी के सर पर एक्टिंग का भूत सवार हो गया है। वो अपनी पढ़ाई छोड़कर उस बेकार सी सीरीज में अपना वक्त बर्बाद कर रही है। लेकिन निशी पढ़ाई करना नहीं चाहती, उसका इंटरेस्ट एक्टिंग में है। आपको उसे वही करने देना चाहिए। वंश ने अपनी बात रखी। देखो, मैं निशी का बाप हूँ, मुझे बेहतर पता है उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। और वैसे भी अगर उसे पढ़ाई नहीं करनी तो फिर उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो शादी कर ले। नवीन ने कहा, शादी के बाद तो निशी सीरीज में काम कर सकती है ना? वंश ने एकदम से पूछा। तब तक निशी उसके लिए पानी का ग्लास लेकर आ चुकी थी। उसने ग्लास वंश की तरफ बढ़ाया और वापस जाते हुए देखकर कहा, पता नहीं ये चिरकुट डैड के साथ बैठकर क्या बकवास कर रहा है। कहीं ये हमेशा के लिए मेरा घर से बाहर निकलना ना बंद करवा दे। निशी वही डाइनिंग के पास बैठकर दोनों की बातें सुनने लगी। नवीन को शक ना हो इसलिए निशी ने जूस का गिलास उठाया और धीरे धीरे पीने लगी। वंश की बात सुनकर नवीन ने कहा, हाँ, शादी के बाद वो जो चाहे वो करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नवीन की बात सुनकर वंश मन ही मन खुद में बड़बड़ाने लगा। अगर निशी की शादी किसी सीरीज में काम करने वाले से हो जाए तो निशी की प्रॉब्लम सॉल्व है। फिर वो रोज मेरे साथ शूटिंग पर आ सकती है और उसे नवीन अंकल को एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी नवीन अंकल। वंश ने नवीन की तरफ देखा और खुशी से भरकर कहा, तो फिर आप निशी की शादी कर दीजिए। वंश के मुंह से अपनी शादी की बात सुनकर निशी को झटका लगा। उसके मुंह में भरा जूस बाहर आ गिरा। वह खांसने लगी। नवीन और वंश दोनों ने पलटकर निशी को देखा और फिर उसे इग्नोर करके वंश ने कहा, आपको निशी के सीरीज में काम करने से प्रॉब्लम है। अगर उसकी शादी कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और निशी भी अपने सपने पूरे कर पाएगी।
निशी की शादी की बात पर वंश को खुश होते देखकर नवीन उलझन में पड़ गया। उसे लगा वंश निशी की शादी की बात सुनकर परेशान हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो वंश उल्टा खुद निशी की शादी करवाने की बात कर रहा था। निशी ने जूस का ग्लास टेबल पर रखा और हॉल में आकर कहा, डैड, मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी। ओह, अब ये निशी को क्या हो गया है? ये मेरे बने बनाए प्लान पर पानी क्यों फेर रही है? वंश ने निशी को घूर कर देखा और मन ही मन कहा, ये आइडिया मेरा नहीं, तुम्हारे दोस्त वंश का है। क्यों वंश? नवीन ने सारा किया धरा वंश पर डालते हुए कहा। वंश ने सुना तो निशी की तरफ देखकर मुस्कुराया, जैसे उसने कोई बहुत महान काम किया है। निशी कुछ कहती इससे पहले मेघना, वंश और बाकी सबके लिए कॉफी ले आई और निशी की शादी का टॉपिक वहीं रुक गया। बनारस शिवम का घर। मुन्ना और गौरी की सगाई के बाद सभी बनारस पहुंच चुके थे। रात के खाने के बाद आई बाबा बाहर बगीचे में घूमने लगे और शिवम अपने कमरे में चला आया। इंदौर जाने के कारण काफी सारा काम पेंडिंग पड़ा था। शिवम कंप्यूटर के सामने आकर बैठा और अपना काम करने लगा। सारिका घर के नौकर को बाकी सब काम समझाकर किचन में चली आई और शिवम के लिए चाय बनाने लगी। ऐसा महीने में एक आध बार हमेशा होता था। जब सारिका को इत्मीनान से शिवम से कुछ बात करनी होती थी, तब वह एक कड़क चाय का कप लेकर शिवम के पास जाती और शिवम उसे मना नहीं कर पाता था। आज भी सारिका को शिवम से कुछ जरूरी बात करनी। सारिका ने खुशी खुशी चाय को कप में छाना और लेकर अपने कमरे में चली आई। उसने चाय का कप शिवम की टेबल पर रखा और बिस्तर पर आ बैठी। शिवम ने चाय का कप उठाया और लेकर सारिका की तरफ घूम गया। सारिका आंखों में मोहब्बत और चेहरे पर मासूमियत लिए शिवम को देख रही थी। शिवम ने चाय का एक घूंट भरा और कहा, बाकी दिनों के बजाय आज चाय ज्यादा कड़क है। बाकी दिनों के बजाय आज बात भी तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सारिका धीरे से बड़बड़ाई। तुमने कुछ कहा? शिवम ने पूछा। नहीं, पर हम कुछ कहना चाहते हैं, सारिका ने कहा। कहो, शिवम ने कहा। सारिका कुछ देर खामोश रही और कहा, आज शेयर होल्डर के साथ नवीन की मीटिंग थी, हमारी पुरानी कंपनी को लेकर। उसने बताया मीटिंग अच्छी रही, कंपनी को फिर से शुरू किया जा सकता है। लेकिन क्या सरू? शिवम ने पूछा। शेयर होल्डर्स का कहना है कि वो कंपनी शुरू होने के बाद उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी शुरू करने से पहले हमें कंपनी में 70 से 80 लाख रुपए का पर्सनल इन्वेस्टमेंट करना होगा। हमारी कुछ सेविंग्स है, लेकिन फिर भी हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा। नवीन ने कहा है कि वह सब देख लेगा। अगले हफ्ते हमें बैंक मीटिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुंबई जाना होगा। सारिका ने कम शब्दों में अपनी बात कही। शिवम को याद आया कि मुन्ना गौरी की सगाई के चलते वह मुंबई में सारिका की कंपनी फिर से शुरू करने की बात तो भूल ही गया था। सारिका मुंबई चली जाएगी सोचकर शिवम का मन उदास हो गया। एक बार फिर उसे सारिका के बिना रहना होगा और ये उस 14 साल के इंतजार से भी ज्यादा तकलीफदेह ख्याल था। शिवम को खामोश देखकर सारिका ने कहा, हम भी ना कितने बुद्धू हैं। आप सफर से थक कर आए हैं और हमने आते ही आपको ये सब बताकर परेशान कर दिया। आप परेशान मत होइए, हम सब देख लेंगे। शिवम ने हामी में सर हिला दिया तो सारिका मुस्कुराते हुए उठी और बिस्तर लगाने लगी। शिवम के जहन में इस वक्त क्या चल रहा था ये तो बस शिवम ही जानता था, लेकिन वो अपनी मैडम जी को इस तरह परेशान नहीं देख सकता था। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 5। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहे मैं तेरी हीर मेरे साथ।